द नेम ऑफ चैप्टर इज द सेल। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल, यानी हमें ये जानना है कि सेल होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। लाइफ एग्जिस्ट इन सेल। लाइफ जो है वो सेल के बाहर आपको नहीं मिलेगी। मीन्स लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल। तो इस हवाले से जो सेल की डेफिनेशन बनती है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको बॉडी बनी हुई नज़र आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूंट इज सेल। और जितने भी फंक्शनल एस्पेक्ट्स आपको ऑर्गेनिज्म के नज़र आते हैं, यानी जितने भी फंक्शंस ऑर्गेनिज्म करते नज़र आता है, these all functions are because of cells। सेल जो है एक केमिकल्स का सेट है दैट विद द हेल्प ऑफ लाइफ। अब अगर ये केमिकल्स का सेट लाइफ से बाहर होगा तो फिर ये लिविंग नहीं कहलाएगा। बट जब ये केमिकल का सेट जो है वो लाइफ की प्रॉपर्टीज अचीव करता है तो देन टर्न्स इनटू स्टेबल। ये एक स्टेबल सेट ऑफ केमिकल है जो कि लिविंग सिस्टम्स में पाया जाता है। और इसका काम ये है कि सेल की ये खुसूसी प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। यानी एक सेल अगर मौजूद है तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये डिवाइड होकर अपनी कॉपी बना सकता है, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। सो सेल को डिवाइड होने की एबिलिटी है। सेल वाज नॉट नोन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल की साइज इतनी छोटी होती है कि जब तक दुनिया में माइक्रोस्कोप नहीं था उस वक्त तक किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी ह्यूमन को सेल के बारे में पता नहीं था। सो डिस्कवरी ऑफ सेल इज पैरेलल टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी जैसे ही दुनिया में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई है तो उसको इस्तेमाल करके सेल को डिस्कवर किया गया है। इससे पहले सेल का पता किसी को भी नहीं था। अब ये सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ है, इसकी कौन सी हमारे पास जो है वो हिस्ट्री है, उसे हमें देखना है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया है किसने? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 में। He was examining a piece of cork discovered by Robert Hooke in 1665. He was examining a piece of cork. कार्क कहते हैं प्लांट की बॉडी का जो बिल्कुल बाहर वाला साइड होती है जिस पर बार्क चढ़ा हुआ होता है, वहाँ कुछ डेड सेल्स होते हैं। इन्हें आप सिंपली कार्क कह सकते हो। सो सिंपली a mixture of dead cells of the plant body is simply called as what? Cork. He published work in his book named Micrographia। यानी ये जो सारी उसकी ऑब्जर्वेशंस थी माइक्रोस्कोप के अंडर उसने की थी, ये सारी ऑब्जर्वेशन उसने कहाँ पब्लिश करवाई थी? इनका एक अपना बुक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो जब ये उस पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था तो उसके अंदर उसको इस तरह से, ये जिस तरह आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि खाने खाने टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो असल में इसे पता नहीं था कि ये खाने खाने वाली चीज़ें क्या हैं। तो इन्होंने इनको नाम दे दिया कि आई हैव ऑब्जर्व्ड लाइक अ सेला। सेला मीन्स छोटे छोटे रूम्स। तो ये जो छोटे छोटे रूम वाला लफ्ज़ है जिसको आगे चलकर मॉडिफाई होता होता अब ये बन गया है सेल। सो एक्चुअली इट वाज अ सेला। सेला यानी इसका मतलब है रूम्स रूम्स। तो रॉबर्ट हुक ने जब अपने बुक में ये बात रिपोर्ट की तो उस वक्त यूं समझें कि ये लिखा था आई हैव ऑब्जर्व्ड
some sort of small rooms in this cork and the organisms are made of these rooms, और ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह छोटे छोटे खानों के बने हुए हैं। तो अब चूंकि सेल डेड था, तो डेड सेल में चूंकि ना उस वक्त ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो इसमें ना साइटोप्लाज्म था, ना प्रॉपर ऑर्गेनेल्स थे, और ना ही इसकी माइक्रोस्कोप में इतना पावर था कि सेल के अंदर वाली चीज़ों को दिखाए। तो असल में ये जो खाने खाने इसको नज़र आए थे, ये खाने खाने असल में हर सेल की क्या थी, सेल वाल थी, यानी ये मुख्तलिफ सेल वाल की वजह से जो बने हुए खाने खाने थे हर सेल के, वो इसको इस तरह से नज़र आए थे। सो एक्चुअली ही वाज ऑब्जर्विंग सेल वाल ऑफ द सेल, जिसको इसने नाम दिया था एज ए सेला सेला और स्मॉल रूम्स। बाद में लॉरेंस ओकेन in 1805, a German scientist believed that all organisms consist of vesicles or cells. लॉरेंस ओकेन एक साइंटिस्ट है जर्मनी का। इसने अपनी स्टडी के ये बात बताई कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तरह के कुछ पाउचेस के या वेजिकल के बने हुए हैं, यानी इन्होंने इन सेल्स को उस वक्त नाम दिया था कि छोटे छोटे वेजिकल्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी उनसे बनी हुई है, या सब ऑर्गेनिज्म की बॉडी उनकी बनी हुई है। सो एक्चुअली दीज वेजिकल्स आर व्हाट, सेल्स। लेमार्क in 1809 said that no body has life if body parts are not made of cellular tissue। यानी लेमार्क की इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ है तो इसका मकसद ये है कि उसकी बॉडी बनी हुई है सेल्यूलर मास की। सो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। Later on, in 1831, ये 81 नहीं है, 1831, साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। ये कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर इन्होंने इस तरह के ये डार्कर मास जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। तो ये दीज डार्कर मास आर व्हाट, न्यूक्लियस। ये चूंकि सेल के सेंटर में मौजूद हैं तो इन्होंने इनका नाम रखा था ये न्यूक्लियस है। दिस डिस्कवरी चेंज द आइडिया ऑफ रॉबर्ट हुक दैट सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। चूंकि रॉबर्ट हुक ने तो जब ऑब्जर्व किया था तो उस वक्त उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सेल जो है वो बना हुआ है सिर्फ किसका, इस तरह के एक ख़ास किस्म के चैम्बर्स का, यानी अंदर से उस वक्त इसको खाली नज़र आए थे, बिकॉज इसकी माइक्रोस्कोप जो थी उसका पावर भी इतना नहीं था, और सेल चूंकि डेड भी थे तो उस वक्त इसको सिर्फ सेल वाल नज़र आए थे। तो चूंकि ये समझ रहा था कि सेल जो है वो एक खाली स्पेस है, लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो अब ये जो आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट वो चेंज हो गया। वो इस तरह से चेंज हो गया कि सेल जो है वो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि सेल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है। इन 1838 श्लाइडन एक साइंटिस्ट है जो कि बॉटनिस्ट है, यानी ये प्लांट्स की स्टडी का एक्सपर्ट था। डिस्कवर्ड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। इसने ये डिस्कवर किया कि जो प्लांट की बॉडी है वो बनी हुई है किसकी, सेल्स की। इन द नेक्स्ट ईयर 1839 ये इंस्पायर हुआ शिलाइडन की बात से, और इसने स्टडी किया किसको, एनिमल्स को। तो देन ही डिस्कवर्ड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। अब दो बड़ी क्रिएशंस इस दुनिया की, एनिमल और प्लांट, अगर ये दोनों सेल के बने हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। शिवान डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। अब देखें किस तरह से ये जो सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कवर होते जा रहे हैं। सबसे पहले
रॉबर्ट हुक ने ये समझा कि सेल को बस बाउंड्री होती है और अंदर से खाली होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और लेटर ऑन शिवान ने यह डिस्कवर किया कि सिर्फ न्यूक्लियस सेल में नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम आजकल क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। They found that cell consist of 3 parts। तो यूं इस हिसाब से उनकी सारी डिस्कवरीज को अगर हम समराइज करें तो सेल की डेफिनेशन ये बनती है कि सेल जो है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। न्यूक्लियस जो कि बिल्कुल सेंटर में है, आउटसाइड द न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म के बाहर कौन सी चीज मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो सेल वॉल है ये एडिशनल है, ये कुछ सेल्स में मौजूद होगी और कुछ सेल्स में मौजूद नहीं होगी। तो उस वक्त उनको ये पता था कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ किस में मौजूद होती है, प्लांट सेल में मौजूद होती है। लेकिन आजकल हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो फंजाई में भी मौजूद है और अलजी में भी मौजूद है, और इस तरह से हमारे पास कुछ कुछ प्रोटॉक्टिस्ट में भी मौजूद है और उसके अलावा बैक्टीरिया में भी मौजूद है। तो मोस्टली जो 4 किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल वॉल मौजूद है, और प्योरली एक किंगडम ऐसा है जिसके सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, वो है किंगडम एनिमेलिया। अब आते हैं सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी किस तरह से जो है वो फॉर्म हुई और किस तरह से ये हमारे पास आजकल मौजूद है। All organisms are made of one or more than one cell। तो सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो पहले 2 साइंटिस्ट हैं, एक शेलाइडन और दूसरा शेवान। सो फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। उनमें पहला शेलाइडन और दूसरा शेवान है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो 2 हैं। कौन से, शेलाइडन और शेवान। उनके मुताबिक ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर देन वन सेल, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल के बगैर बना हुआ हो। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, चाहे वो एक सेल का बना हुआ हो या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हों। अगर एक सेल का बना हुआ होगा तो हम ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, यूनिसेल्यूलर। और अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर। यूं अगर बॉडी सेल की बनी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर दुनिया में सेल ना हो तो दुनिया में लाइफ नहीं होगी। सो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। यूं ये 2 पोस्टुलेट हैं शुरू में सेल थ्योरी के कि all organisms are made of cell and cell is the basic unit of life। अब इस वक्त तक दुनिया को ये मालूम नहीं था कि ये सेल पैदा कैसे होता है, और दुनिया ये समझती थी कि सेल कहीं से भी किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। तो यानी उस वक्त के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सेल एक ऐसी चीज है जो कि डी नोवो है। डी नोवो का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग से पैदा हो सके, खुद ब खुद नॉन लिविंग से पैदा हो जाए, तो ऐसी चीज को वो क्या कहते थे, डी नोवो। सो शेवान एंड शेलाइडन, इवन शेवान और शेलाइडन का भी यही यकीन था कि सेल जो है वो क्या है, डी नोवो है, यानी ये खुद ब खुद पैदा हो जाता है किसी भी नॉन लिविंग में से। कुड अराइज फ्रॉम द नॉन सेल्यूलर मटीरियल, यानी ये किसी भी नॉन सेल्यूलर मटीरियल में से पैदा हो सकता है, मट्टी में से, हेयर में से, या किसी भी और चीज से पैदा हो सकता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया आकर किसने, इन 1855 रडोल्फ विर्कू, अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट, फाउंड दैट, इसने ये बात साबित की और डिस्कवर किया कि सेल जो है वो किसी भी चीज से पैदा नहीं होगा, लेकिन सेल सिर्फ और सिर्फ सेल से पैदा होता है। अगर एक सेल मौजूद है तो जब ये सेल डिवाइड होगा
तो देन इसमें से दूसरा सेल पैदा होगा, बाकी सेल किसी भी नॉन सेल्यूलर मटेरियल से पैदा नहीं हो सकता। अब ये आपके क्वेश्चन की पॉइंट है कि भाई सेल इज द डेनोवो, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अब ये फॉल्स है। सेल कहां से पैदा हो सकता है? सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईच वन थिंग, तो जवाब होगा नो। सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नॉन सेल्यूलर मटेरियल, जवाब होगा नो। सेल कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि पहले अगर सेल मौजूद होगा तो उसमें से दूसरा सेल बनेगा, अदरवाइज नया सेल दुनिया में नहीं आएगा। सो सेल्स कैन अराइज, यानी सेल पैदा होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले मौजूद सेल्स में से, सिर्फ और सिर्फ, कोई दूसरा चांस नहीं है कि किसी दूसरी चीज में से सेल बने। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज हियर कि सेल कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स। सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल में से पैदा हो सकता है, बाकी अब किसी भी चीज में से सेल पैदा नहीं हो सकता। सो नाउ अब इस पूरी डिस्कवरीज के मुताबिक जो सेल की डेफिनेशंस बनती हैं वो ये हैं: सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है वो एक लिविंग मैटर का बना हुआ है, लिविंग मैटर का बना हुआ है, उसे आप क्या कहते हो? प्रोटोप्लाज्म कहते हो। सेल में क्या होता है मेनली? जो यूकेरियोटिक सेल होगा, कंटेनिंग न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, and cytoplasm is ultimately bounded by plasma membrane. Study of cell is called as what? Cytology. Again this point is what? A question. ये फिर एक जो है आपका सवाल है। फिर ये सवाल है कि भाई लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड इज व्हाट? लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड इज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि सेल के नॉन लिविंग पार्ट भी होते हैं। लेट सपोज एक सेल है जो कि प्लांट का सेल है, तो प्लांट के सेल में जो बाहर सेल वाल होती है ये उसका नॉन लिविंग पार्ट है। इस सेल वाल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर का जो इसका पार्ट है यानी सेल वाल वगैरह, वो प्रोटोप्लाज्म में शामिल नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में जो चीज शामिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अप टू द न्यूक्लियस, दिस पार्ट ऑफ सेल इज लिविंग, और दिस लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? Protoplasm. Study of cell and microorganism is performed by microscope. यानी सेल को अगर हमें पढ़ना है तो we use microscope. So the use of microscope for the study purpose is simply called as what? Microscopy. इस चीज को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज परफॉर्म्ड बाय माइक्रोस्कोप। अगर आप सेल को स्टडी कर रहे हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो तो इनकी स्टडी आप करते हो कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से। अदरवाइज आप इनको स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि हम इनको पढ़ नहीं पाते। सो यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रोस्कोपी। There are many types of microscopes on the basis of source of illumination. Illumination का वैसे लफ्जी मीनिंग है रोशन करना। तो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इमेज नजर आता है? हमें हमारी आंख को इमेज इसलिए नजर आता है कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो लाइट है। तो आईज जो हैं वो काम करती हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट के तौर पर। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारी आईज काम नहीं करेंगी। यूं मुख्तलिफ जो माइक्रोस्कोप हैं जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ। अगर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन उसमें रोशनी होगी तो ऐसी टाइप की माइक्रोस्कोप को आप क्या कहोगे? लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरे माइक्रोस्कोप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सरे माइक्रोस्कोप। तो एक्सरे माइक्रोस्कोप में क्या इस्तेमाल होता है? शॉर्ट वेवलेंथ, यानी एक्सरे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल हो, तो इनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ऐसे टाइप के माइक्रोस्कोप को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हो। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। ये अगेन आपसे सवाल है कि भाई एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो बिजली पे चलता है तो उसे आप क्या कहोगे?
सो लाइट माइक्रोस्कोप भी बिजली पर चल सकती है, एक्सरे माइक्रोस्कोप भी बिजली पर चल सकती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बिजली पर ही चलती है। तो बिजली पर चलना, इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि ये लाइट माइक्रोस्कोप है, एक्सरे माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये डिसीजन इस चीज पर होता है कि वहां इल्यूमिनेशन का सोर्स, यानी जिसकी वजह से इमेज नजर आता है, वो रोशनी की वजह से नजर आता है, चाहे वो सनलाइट हो या बल्ब की लाइट हो, वो लाइट माइक्रोस्कोप होगी। एक्सरे माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि अगर इमेज जो है वो नजर आता है इस वजह से कि उस पर एक्सरेज पड़ते हैं, तो एक्सरेज की वजह से वो नजर आता है, तो एक्सरे माइक्रोस्कोप होगा। अगर आप माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज देख रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से, तो वो माइक्रोस्कोप आपका क्या कहलवाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलवाएगा। अब ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हमारी आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ना एक्सरे की इमेज को, एक्सरे को हम देख सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन बीम को हम देख सकते हैं। तो इनको देखने के लिए हम मुख्तलिफ फिर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कोई फिल्म बनाते हैं उनकी, या फिर स्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर उनका इमेज जो है वो कन्वर्ट होके विजिबल फॉर्म में हमें नजर आता है, फिर हम उनको देख पाते हैं, अदरवाइज हम उनको देख नहीं पाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है अक्सर औकात हमारे कॉलेजेस और स्कूल की लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती हैं। इन माइक्रोस्कोप को आप क्या कहते हो? लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखें, इसके इस जगह पर इसका बल्ब लगा हुआ होता है, एक एलईडी टाइप का, जो इधर से ऊपर रोशनी भेजता है, और यहाँ हमारी स्लाइड लगी हुई होती है। उस स्लाइड में से ये रोशनी पास होके हमारा जो इमेज है वो इधर हम आंख रख के देखते हैं इसको। तो इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो क्या है? एक्सरे है, अपना सॉरी लाइट है, यानी रोशनी है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है। और ये वाली माइक्रोस्कोप जो है ये एक्सरे माइक्रोस्कोप है। इधर इसका इमेज लगा हुआ होता है, ये पूरा सेटअप है जो कि एक्सरेज जो है वो जनरेट करते हैं, और यहाँ इसका फिल्म अंदर लगी हुई होती है। उस फिल्म पर, जिस तरह एक्सरे हम करवा के आते हैं तो एक फिल्म पर हम इमेज देते हैं, इस तरह का एक इमेज होता, अंदर फिल्म लगा हुआ होता है, या यूँ कहें कि स्क्रीन लगी हुई होती है, जो कि इमेज उसकी स्क्रीन पर नजर बनता है। हम अपनी आइज रख के इधर उनको देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये बहुत ही बड़ी माइक्रोस्कोप होती है। इसको चलाने के लिए एक पूरा कोर्स होता है, पूरा सेटअप होता है। अब चूंकि ये भी बिजली पर चलेगी, ये भी बिजली पर चलेगी, ये भी बिजली पर चलेगी, ये बिजली पर चलती है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, ये लाइट माइक्रोस्कोप है। ये भी बिजली पर चलती है, पर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इसमें एक्सरे है, तो ये एक्सरे माइक्रोस्कोप है। ये भी बिजली पर चलती है, पर इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन बीम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बीम की सूरत में पास करवाया जाता है या बम्बार्ड करवाया जाता है इमेज के ऊपर, तो उसका इमेज जो है इधर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनता है, वो कन्वर्ट होके, तो फिर हम उनको देख सकते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं देख सकते। सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारा कोई माइक्रोस्कोप का कोर्स नहीं है कि हम उसकी डिटेल में जाएं, सिर्फ हमें ये पता हो कि ये तीनों माइक्रोस्कोप किस बुनियाद पर हैं। तो आपका जवाब होगा सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन रोशनी है, इसमें एक्सरे है, और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम है। अब माइक्रोस्कोप की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी खुसूसियात, कि ये माइक्रोस्कोप बेहतर है, ये माइक्रोस्कोप बेहतर नहीं है, या माइक्रोस्कोप जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो वो तीन चीज़ें हैं। एक है मैग्निफिकेशन, दूसरा है रेजोल्यूशन, और तीसरा है कंट्रास्ट। सबसे पहले तो हम इन तीनों अल्फाज को समझें। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली इमेज को बड़ा करके देखना, यानी इमेज की असल हालत वही रहे, सिर्फ देखने के लिए उसको हम कोई भी चीज लगा के देखें तो वो बड़ा नजर आए। तो इंक्रीजिंग द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी नजर आने के हिसाब से उसकी साइज बड़ी हो, उसकी नाप में असल में कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह मैग्नीफाइंग गिलास होता है, एक राउंड गिलास होता है, वो किसी भी चीज के ऊपर हम रख के उसको देखते हैं तो वो चीज हमें बड़ा नजर आती है, असल में वो बड़ी हो नहीं जाती। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि लेट सपोज ये एक डाट यहाँ पर है और ये दूसरी डाट यहाँ पर है। अब ये दोनों डाट मुझे अलग अलग नजर आ रही हैं। अगर ये आपको भी अलग अलग नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आंख इनको अलग करके देखने की सलाहियत रखती है, तो यानी आपकी आंख इन दोनों को रिजॉल्व कर रही है। अगर मैं इनको मजीद करीब लेकर जाऊं और उस करीब जाने के बाद
फिर हमारी आंख इनको अलग अलग करके ना देख पाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी आंख जो है इस डिस्टेंस के बाद इनको रिजॉल्व नहीं कर पाती। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये है इज द कैपेसिटी टू सेपरेट द एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, यानी ये एक ऐसी सलाहियत है जिस सलाहियत के मुताबिक दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग करके देखना। दिस पावर इज कॉल्ड इज व्हाट? रेजोल्यूशन। इस पावर को हम क्या कहते हैं? सर कैन यू प्लीज enlist those elements whom cell consist of? ये बात पहले हमारी हो चुकी है सेकंड चैप्टर में कि सेल जो है वो कौन से एलिमेंट का बना हुआ है, ये बात हमारी पहले हो चुकी है। तो अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुनी। और ये स्टूडेंट भी मेरे ख्याल में कोई नई है, फाइजा के नाम से। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का हमें पता है, कंट्रास्ट का मतलब है कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वो हम आपको बताते हैं, लिंक दे देते हैं आपको। टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट फ्रॉम द अदर, यानी दो मुख्तलिफ पार्ट हैं। लेट सपोज इसको मैंने रेड कर दिया और दूसरी इंक वहां पर मैं यूज करता हूं, अगर लेट सपोज ये दूसरा कलर है, तो देखें जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये रेड है और ये ब्लू है। इसको ब्लू कैसे पहचाना आपने और उसको रेड कैसे पहचाना? बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द डिफरेंट कंट्रास्ट, उनको अलग अलग कंट्रास्ट है, तो आपने उनको पहचान लिया इस तरह से। देखें ये बुक के ये छोटे अल्फाज हैं तो ये नज़र नहीं आ रहे, हमने एक लेंस का इस्तेमाल किया और लेंस के इस्तेमाल से ये जो राइटिंग है वो बड़ी होके नज़र आ रही है। असल में ये बड़ी नहीं हो गई, बड़ी होके नज़र आ रही है, तो दिस इज व्हाट? मैग्निफिकेशन। अभी आ जाएंगी। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके देखना, इसको आप मैग्नीफाई करते कहते हो। अब ये देखें, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इस इमेज में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नजर नहीं आ रहे बिकॉज कि ये अनरिजॉल्व्ड हैं। जब ये अनरिजॉल्व्ड हैं तो हमने इनको क्या किया? थोड़ा सा बड़ा किया, साइज को बड़ा किया। जैसे ही साइज को बड़ा किया तो दे हैव बीन जस्ट रिजॉल्व्ड, यानी ये अलग होना शुरू हुए हैं, अलग से नजर आना शुरू हुए हैं। फुली रिजॉल्व्ड यानी ये दोनों अब अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं। इट मीन्स हमारी आई जो है अब इनको रिजॉल्व करके देख सकती है। कैसे इनको रिजॉल्व किया हमने? इनकी साइज को बड़ा किया, यानी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था जब ज्यादा हुआ तो हमारी आई ने इनको अलग अलग करके देखना शुरू किया। जब इनके दरमियान वाला डिस्टेंस इतना छोटा था तब हमारी आई इनको जो है वो अलग करके देख नहीं पा रही थी। कंट्रास्ट ये देखें, ये सारी चीजें आपको अलग अलग नजर आ रही हैं। अगर इन सब का कलर एक ही होता तो आप इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अब मैं अगर आपको कहूंगा कि भाई इधर ब्लू काउंट करें तो आप काउंटिंग में लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। मैं अगर आपको कहता हूँ यहाँ व्हाइट काउंट करें तो आप काउंटिंग में लग जाएंगे। लेकिन इन सब का अगर कलर एक ही होता और मैं आपको कहता कि भाई ब्लू काउंट करो, तो आपको उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता से एक दूसरे से मुख्तलिफ, तो आप काउंट नहीं कर पाते।